जय श्री राम। मेरे वृष राशि के प्यारे जातक जातिका, मैं हूं आपके साथ डॉक्टर राज मिश्रा। और अगले 5 से 7 वर्ष आपके लिए कैसे रहने वाले हैं, इस पर आज इस कार्यक्रम में मैं आपके साथ चर्चा करूंगा। मैं एक बात बड़ा क्लियर कह सकता हूं, अगर इस वीडियो को आप पूरा देखते हैं तो आप ये पाएंगे कि ऐसी वीडियो मुझे YouTube पर आज तक नहीं मिली। जब भी मैं वृष राशि के बारे में चर्चा करता हूं ना, तो एक बात बड़ा सुंदर किसी ने कहा है, अपने होठों पर तुझे सजाना चाहता हूं। जब मैं वृष राशि की सोचता हूं तो मुझे ये लाइन याद आता है, अपने होठों पर तुझे सजाना चाहता हूं, ओ अब तुझे गुनगुनाना चाहता हूं। अपने होठों पर तुझे सजाना चाहता हूं, आ तुझे गुनगुनाना चाहता हूं। मैं थक गया तुझे याद करते करते, अब मैं तुझे याद आना चाहता हूं। ये मुझे लगता है जब मैं वृष राशि, अच्छा क्यों मैं ये लाइन बोल रहा हूं, उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि वृष राशि जब किसी के साथ साथ निभाते हैं ना, वृष राशि की जातक जातिका, तो शायद वो अपने आप को समर्पित कर देते हैं। वो किसी प्रकार का चालाकी, किसी प्रकार की अहंकार, किसी प्रकार का कोई गलत सोच नहीं रखते। इसीलिए मैंने कहा कि मैं थक गया हूं तुझे याद करते करते, अब तुझे याद आना चाहता हूं। रीजन ये है कि जो विचार होता है जब किसी के साथ होते हैं तो उसको अपने अंदर ऐसे समा लेते हैं कि उसकी खुशी में ही हमेशा अपने खुशी को ढूंढने का प्रयास करते हैं या करती हैं। लेकिन लोग क्या करते हैं, लोग थोड़े दिन बाद भूल जाते हैं और तब ये कहना पड़ता है कि थक गया हूं या थक गई हूं तुझे याद करते करते, अब मैं भी तुझे याद आना चाहता हूं या याद आना चाहती हूं। शायद इसी विषय पर आज हम बात करेंगे कि अगला 5 से 7 वर्ष आखिर आपके साथ कैसे रहने वाला है, क्या रहने वाला है, क्या है बिजनेस, नौकरी या मैरिज, एवरीथिंग। अगले 5 से 7 वर्ष बृहस्पति कहां रहेंगे, शनि कहां रहेंगे, राहु कहां रहेंगे, क्या होगा आखिर आपके लिए, इन सभी विषयों पर आज ये लंबी वीडियो होगी बट बहुत महत्वपूर्ण होगी। थोड़ा सा क्योंकि मैं अगले 5 से 7 वर्ष की चर्चा कर रहा हूं, इसलिए मैं पहले वृष राशि के बारे में कुछ जानकारी दे दूं कि कैसे वृष राशि बनती है। और इस कार्यक्रम में उस प्रश्न का भी आपको उत्तर प्राप्त होगा जिसमें मैंने कहा है कि राम, जनरली आपकी सोच होती है कि राम की राशि एक थी, रावण की राशि एक थी, दोनों में अंतर कैसे? कृष्ण की राशि एक है, कंस की राशि एक है, दोनों में आखिर अंतर कैसे? ये अंतर क्यों उत्पन्न होता है? क्या एक ही राशि की करीब करीब अगर हम देखें तो 12 करोड़ से ऊपर लोग हैं, आखिर उन 12 करोड़ लोगों की जिंदगी में एक जैसी घटनाएं तो कभी नहीं घटित होती हैं। एक ही परिवार में 4 लोग हैं लेकिन चारों में डिफरेंसेस हैं। तो ये सारी जो शंकाएं हैं ये आज मैं आपकी क्लियर करने वाला हूं और अगले समय कैसे होंगे उसकी भी जानकारी देने वाला हूं। लंबी वीडियो है बट आपके बहुत काम की वीडियो है। मैं दोबारा कह रहा हूं, ऐसी वीडियो आपको इंटरनेट पर नहीं प्राप्त होगी, इसलिए इसको सेव करके रखिएगा, शेयर करके रखिएगा। चलिए, वृष राशि बनती किससे है? वृष राशि ज्योतिष की दूसरी राशि है, काल पुरुष के मुख की राशि मानी जाती है, दूसरे अंग की राशि मानी जाती है। वृष राशि दक्षिण दिशा की राशि मानी जाती है। वृष राशि वायु तत्व राशि अपने आप के अंतर्गत मानी जाती है। वृष राशि जो है पृथ्वी तत्व राशि, क्षमा चाहूंगा, पृथ्वी तत्व राशि अपने आप के अंतर्गत मानी जाती है। ऐसी परिस्थितियां हैं। अब वृष राशि किस नक्षत्र से बनती है? कृत्तिका नक्षत्र के 3 चरण, रोहिणी नक्षत्र के 4 चरण और मृगशिरा नक्षत्र के 2 चरणों को मिलाकर के 9 चरण टोटल एक राशि में होते हैं। एक राशि, ध्यान रखिएगा, एक राशि सिर्फ एक ग्रह से नहीं होती है। एक राशि के अंतर्गत 4 ग्रहों की इन्वॉल्वमेंट होती है, इसीलिए एक राशि के लोग डिफरेंट पाए जाते हैं। किसकी होती है? वृष राशि। क्या नाम अगर हो तो किसी की वृष राशि हम समझें, ई अक्षर से नाम आता है, उ अक्षर से नाम आता है, ए अक्षर से नाम आता है, तो आपकी वृष राशि होती है। आ पर ओ का मात्रा यानी ओ, वा, वी, वु यानी वृष राशि आपकी होती है। और वे, वो, ये अगर आपके नाम के आगे है तो आपकी वृष राशि होती है। कौन कौन प्लैनेट वृष राशि में इन्वॉल्व रहते हैं, ये भी बहुत डीप नॉलेज है लेकिन इंपॉर्टेंट है आपके लिए।
कृतिका नक्षत्र के स्वामी सूर्य यानी वृष राशि में सूर्य की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा रहती है। रोहिणी नक्षत्र के स्वामी चंद्रमा और मृगशिरा नक्षत्र के स्वामी मंगल। सो सूर्य, चंद्र और मंगल तीनों प्लैनेट वृष राशि के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सूर्य, चंद्रमा और मंगल तीनों प्लैनेट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसीलिए जिन जातक जातिकाओं का वृष राशि में जन्म हुआ होता है और पहले चरण में हुआ करता है या पहले 2-3 चरण के अंतर्गत 9 चरणों में अगर बात करते हैं हम, सो पहले 3 चरण में जन्म होता है तो उनके अंदर हमेशा आईएएस बनने की, आईपीएस बनने की, गवर्नमेंट जॉब करने की इच्छा हमेशा विद्यमान रहती है। बहुत स्वाभिमानी प्रकृति के लोग होते हैं जो पहले चरण में जन्म होता है और उनको किसी के अंडर में काम करने की इच्छा नहीं होती है, या तो सरकारी नौकरी या स्वयं का व्यवसाय करने की इच्छा होती है। और मेरी दृष्टि में भी ऐसा ही करना चाहिए और ऐसे लोगों को आईएएस, आईपीएस जैसे पदों के लिए, उच्च या एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के पदों के लिए हमेशा प्रयास करना चाहिए। साथ में ऐसे लोगों को अगर व्यापार करना है तो लकड़ी का व्यवसाय करना, ज्वेलरी का व्यवसाय करना, मेडिकल का व्यवसाय करना, इस प्रकार के व्यवसाय के लिए अपने आप को प्रयास करना चाहिए। जो दूसरे चरण की बात करते हैं, जहां पर हम बात करते हैं कृतिका नक्षत्र, रोहिणी नक्षत्र की बात करते हैं हम, जहां पर रोहिणी नक्षत्र के स्वामी चंद्रमा हैं, जिनका जन्म अगले यानी मध्य का जो वृष राशि का मध्य का समय है वहां पर होता है। लोग बहुत इमोशनल होते हैं। इनको हमेशा धन से रिलेटेड क्षेत्र के अंतर्गत अपने जीवन को लेकर के जाना चाहिए। यानी अगर हम बैंकिंग क्षेत्र की बात करें तो गलत नहीं होगा, बीमा पॉलिसीज जो हैं उनके क्षेत्र की बात करें तो गलत नहीं होगा, अगर सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट इत्यादि की बात करें तो गलत नहीं होगा, साइकाइट्रिस्ट, मेडिकल क्षेत्र में जो साइकाइट्रिस्ट डॉक्टर होते हैं उस क्षेत्र की बात करें तो गलत नहीं होगा। व्यापार करना चाहें तो लिक्विड से रिलेटेड, जल से रिलेटेड, या माता जिस प्रकार किसी का पालन पोषण से बेबी सिटिंग इत्यादि का जो कार्य है इससे रिलेटेड अगर वर्क करते हैं तो निश्चित रूप से इनके लिए फायदेमंद होता है। लेकिन जब तीसरे क्षेत्र की बात करता हूं मैं, मृगशिरा नक्षत्र जिसके स्वामी मंगल है और जो कि वृष राशि के सबसे अंतिम चरण के अंतर्गत आते हैं, जब मैं इनकी चर्चा करता हूं तो मंगल यहां के स्वामी हैं। ऐसे लोग जो लास्ट उसमें जन्म हुआ है जिनका, तो उनको हमेशा ये कहा जाता है कि अगर कार्य करना है तो वो कार्य करना चाहिए जिसमें फिजिकल एक्टिविटी का हमेशा संयोग हो। यानी पुलिस के क्षेत्र में, प्रशासनिक क्षेत्र में, सुरक्षा के क्षेत्र में हमेशा अच्छी सफलता प्राप्त होती है। सो पुलिस के लिए, देश सेवा के लिए, आर्मी की अगर हम बात करते हैं, देश सेवा के लिए बात करें, होटल से रिलेटेड कार्य के लिए बात करें, जिम इत्यादि खोलने की बात करें, स्पोर्ट्स इंडस्ट्री की बात करें, सो ऐसे कंडीशन में फायदा होता है। इन्हीं से रिलेटेड इनको बिजनेस भी करना चाहिए। बिजनेस भी जिम का हो गया, स्पोर्ट्स के इंस्ट्रूमेंट्स का बिजनेस हो गया, इलेक्ट्रिक से रिलेटेड बिजनेस हो गया, कृषि कार्य का बिजनेस हो गया, मशीनरी से रिलेटेड कार्य का बिजनेस हो गया। ये लोग मस्तिष्क कम यूज करते हैं, शरीर को अधिक यूज करते हैं, तो उनके लिए इस प्रकार के कार्य में सफलता प्राप्त होती है। चलिए अब थोड़ा सा और वृष राशि की डिटेल में चले जाते हैं, देन आगे की प्रेडिक्शन पर काम करेंगे। आप लोग इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। वृष राशि के 9 चरणों में अलग अलग जन्म होने पर व्यक्ति की अलग अलग विचारधाराएं होती हैं, अलग अलग प्रकार का सोच होता है। यानी अगर वृष राशि के प्रथम चरण में जन्म हुआ है तो व्यक्ति यशस्वी होता है, यानी उसका बड़ा मान सम्मान होता है, लोग उसको बहुत पसंद करते हैं, बड़ा रिस्पेक्ट होता है। मैंने पहले भी ये चर्चा की है। दूसरे चरण में जन्म हुआ तो उसके बच्चे बहुत कामयाब होते हैं, पुत्रवान होता है और बच्चों के नाम से स्वयं व्यक्ति जाना जाता है या जानी जाती है। तीसरे चरण में अगर जन्म होता है तो बहुत वीर होता है, पराक्रमी होती है, किसी को कुछ समझते नहीं है और जो ठान लेते हैं वो जीवन के अंतर्गत जरूर करते हैं। ऐसे लोगों का सेना उना में बड़ा काम होता है। चौथा चरण में जन्म हो तो इनका लक्षण बहुत शुभ होता है। जब ऐसे बच्चे घर में आते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं, आप लोगों ने सुना होगा कि जब से इसका जन्म हुआ है तब से हमारे घर में बड़ी वृद्धि हुई है, हमारा भाग्य ने बड़ा काम करना शुरू कर दिया है, हमारे लिए बहुत फायदेमंद रहा है। तो अगर चौथे चरण में जन्म होता है तो ऐसे लोग बहुत सारे शुभ लक्षणों से युक्त होते हैं। अगर पंचम चरण में जन्म होता है तो विद्वान होते हैं, यानी बहुत अच्छे प्रवक्ता होते हैं, बहुत नॉलेजेबल लोग होते हैं, इनके द्वारा दी गई जानकारी हमेशा फायदेमंद होती है। छठे चरण में जन्म होता है सौभाग्यवान होते हैं, इनका भाग्य बहुत अच्छे से काम करता है, खुद शायद इतनी मेहनत ना करने के बाद भी भाग्य के बल पर बहुत सारी अच्छी चीजें प्राप्त होती हैं, बहुत सफलता प्राप्त होती है। सातवें चरण में जन्म हो तो अपने कुल में सबसे बेहतरीन व्यक्ति होता है, कुल भूषण कहा जाता है।
ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में सबसे ज्यादा कामयाबी प्राप्त करता है, ऐसी परिस्थिति होती है। 8वें में हो तो धन कमाने वाला होता है, यानी धन की जो इनकम है वो बहुत ज्यादा होती है। 9वें पर अगर हो तो थोड़ा गड़बड़ होता है, यानी अपने जीवन साथी पर ध्यान ना दे करके दूसरे के जीवन साथी पर ध्यान देने वाले होते हैं या होती हैं, यानी दूसरों का परिवार ज्यादा अच्छा लगता है अपने परिवार की अपेक्षा। दूसरों की पति या पत्नी या दूसरे स्त्री या पुरुष ज्यादा अच्छे लगते हैं। इस प्रकार की परिस्थिति देखने को मिलती है 9वें चरण में। अच्छा, तीसरा, छठा, 8वां, 33वां और 46वां और 52वां वर्ष थोड़ा नुकसान करने वाला होता है। तीसरे वर्ष में अग्नि से भय होता है, जलने वलने इत्यादि का योग होता है। छठे वर्ष में लोहे से चोट इत्यादि लगती है। 8वें वर्ष में पशु से दिक्कत होती है, कुत्ता काट जाए या किसी पशु इत्यादि द्वारा कष्ट हो, इस प्रकार का योग होता है। 33वें वर्ष में सर्प इत्यादि यानी जो जमीन पर चलने वाले जानवर हैं उनके द्वारा खतरा होता है, उनके द्वारा नुकसान होने का योग रहता है। 46वें वर्ष में रोग उत्पन्न होता है शरीर के अंतर्गत, और देवता के प्रकोप के कारण भय रहता है, मन में भयभीत बना रहता है, मन डिप्रेशन इत्यादि की परिस्थिति देखने को मिलती है। अगर लग्न और चंद्रमा पर शुभ ग्रह की दृष्टि हो, यानी लग्नेश शुभ हो, चंद्रमा शुभ हो, ये कुंडली का विषय है, तो ऐसी परिस्थिति में इनकी जो मृत्यु होती है वो 85 वर्ष के बाद, 85 वर्ष 6 माह की उम्र व्यतीत होने के बाद, जब माघ शुक्ल पक्ष का 9वीं तिथि होती है, जब माघ महीना होता है, शुक्ल पक्ष में 9वीं तिथि होती है, 85 वर्ष बाद शुक्रवार का दिन पड़ता है, रोहिणी नक्षत्र पड़ता है। ऐसी परिस्थिति में उस दिन रात्रि में मृत्यु का योग बनता है, ऐसा ज्योतिष में प्रेडिक्शन मिलता है। रावण संहिता इत्यादि के अंतर्गत अगर हम बात करें तो ऐसे प्रेडिक्शन प्राप्त होते हैं। खैर, बहुत सारी और चर्चाएं करने का विचार है, लेकिन क्या करूं, क्योंकि बहुत सारे डिटेल में बातें आप सब लोग जानना चाहते हैं। तो आइए अब हम उस विषय पर बात करते हैं कि अगला जो मैंने इसलिए सारी जानकारियां दी है क्योंकि ये जानकारी आपको कहीं प्राप्त नहीं होती है। मुझे लगा कि जितनी डिटेल जानकारी हम आपको प्रदान कर सकते हैं उतना आपके लिए बेहतर है। अगला जो समय होने वाला है, कौन से ग्रह कहां गोचर करेंगे और क्या परिस्थिति आपके लिए रहेगी, प्रोफेशनल लाइफ को लेकर के बात करेंगे, पर्सनल लाइफ को लेकर के बात करेंगे, आर्थिक परिस्थिति को लेकर के बात करेंगे, भाग्य को और संतान को लेकर बात करेंगे। तो आपके राशि के अंतर्गत जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं प्रोफेशनल लाइफ को लेकर के, वो रोल है शनि के पास। शनि आपकी राशि में 10म और 9म भाव, भाग्य और 9म भाव को कहीं ना कहीं मैनेज करते हैं। और शास्त्र कहता है कि भाग्यम फलति सर्वत्र न विद्या न यशो बलम। जीवन में भाग्य सबसे पहले कार्य करता है। श्री रामचरितमानस की वो चौपाई, कर्म लिखा जो बाउर ना हूं तो कत दोष लगाइए काहू। यदि कर्म में जो लिखा है, भाग्य में जो लिखा है, उस प्रकार जीवन जाता है, भाग्य क्षेत्र हमारा बेहतर हो तो जीवन में हमको सफलताएं बड़ी आसानी से मिलती हैं। भाग्य क्षेत्र बेहतर ना हो तो जीवन में सफलताएं मिलने में बहुत मुश्किलें आती हैं। सो भागेश शनि की क्या परिस्थिति रहेगी, लाभेश बृहस्पति की क्या परिस्थिति रहेगी, इंपॉर्टेंट प्लैनेट राहु की क्या परिस्थिति रहेगी, उस पर हम चर्चा करते हैं। सो सबसे पहले भागेश शनि की अगर हम चर्चा करेंगे तो इस टाइम पर आपके 10th हाउस के अंतर्गत वो गोचर कर रहे हैं, यानी मैं 2024 की स्टार्टिंग की चर्चा कर रहा हूं। 10th हाउस में आपके गोचर कर रहे हैं। 10th हाउस में गोचर करना एक नए आयाम को व्यापारिक दृष्टि से देने वाले हैं। प्रोफेशनल दृष्टि से हाँ, चिंताएं जरूर हैं, पीछे की चिंताएं खाए जा रही हैं। खाए इस प्रकार से जा रही हैं कि लग रहा है कि नहीं, इतने दिन हो गया, इतनी जिंदगी व्यतीत हो गई और अभी तक जीवन में कुछ प्राप्त नहीं हुआ, जीवन में अभी तक हम लाभ नहीं ले पाए और हमको कुछ मिला नहीं, हमने इतनी मेहनत किया। तो पीछे की चीजों को सोच सोच करके हम अपने अंदर मानसिक रोग को उत्पन्न कर रहे हैं। इससे बचने की आवश्यकता है। नई रिस्पॉन्सिबिलिटी, नई चीजें आपको जीवन में प्राप्त होती हुई दिख रही हैं। इस समय पर प्रोफेशनल लाइफ में अच्छा उछाल आएगा और स्पेशली यदि आपकी एज 36 ईयर वाले समय में है तो आपको अति विशिष्ट लोगों से आपकी मुलाकात होगी। नई रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको जरूर मिलेगी,
नई चीजें आपको जरूर मिलेंगी। आपको अच्छे सोच के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता है। तो आपके प्रोफेशनल लाइफ को लेकर के अगला 5-7 साल कैसा रहेगा उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन प्रोफेशनल लाइफ को लेकर के 2024 में शनि एक अच्छा रिजल्ट देने वाले हैं। अच्छा, अब वहीं पर 29 जून को अगर हम बात करते हैं, 29 जून 2024 को शनि वक्री हो जाएंगे, जो कि 11 नवंबर 2024 तक आपकी राशि के लिए वक्री रहेंगे। फिर भी 9th हाउस से ही प्रभावित करेंगे, तो यहां भी आपके लिए बेहतरीन रिजल्ट ही देने वाले हैं। यहां भी किसी प्रकार से प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आप 36 ईयर में हैं, क्योंकि जब 10th हाउस से उनकी दृष्टि जो 10th रहेगी वो 7th हाउस पर रहेगी, तो इस कारण से आपको गृह कलेश से बचने की आवश्यकता होगी। विवाह अगर हो चुका है तो यहां पर गृह कलेश की संभावनाएं बहुत ज्यादा हैं, उनसे आपको सावधान रहना होगा। उपाय इत्यादि पर भी प्रयास करूंगा कि अगर संभव हुआ तो जरूर चर्चा करूं आपके साथ, इस पर बचने की आवश्यकता है। अब 3 मार्च 2025 को शनि प्रवेश कर जाएंगे मीन राशि के अंतर्गत। 3 मार्च 2025 के अंतर्गत मीन राशि में भी आपके ये पहुंचेंगे 11th हाउस के अंतर्गत। अच्छा, 11th हाउस में जब पहुंचेंगे, यहां ऑलरेडी राहु जो है मीन राशि में गोचर कर रहे हैं, जो कि 18 मई 2025 तक रहेंगे। 18 मई 2025 तक कुंभ राशि में राहु रहेंगे और 30 मार्च 2024 को मीन राशि में शनि चले जाएंगे। यानी 2 इंपॉर्टेंट प्लैनेट, 2 मैलेफिक प्लैनेट, ध्यान रखिएगा, 2 इंपॉर्टेंट प्लैनेट और दोनों मैलेफिक प्लैनेट यानी दोनों पापक ग्रह आपके गोचर करेंगे एकादश भाव के अंतर्गत। और ये जो इंपॉर्टेंट टाइम होगा थोड़े समय के लिए, ये होगा मार्च में, यानी अप्रैल में शनि वहां 30 मार्च को जाएंगे तो एक दिन मार्च में बचेगा और 18 मई तक रहेंगे। अप्रैल का और 18 यानी 30 और 18 48 और एक 49 दिन, 31 मार्च से लेकर के 49 दिन का जो स्पेशली समय होगा वो आपके शेयर मार्केट क्षेत्र के लिए बहुत बेहतरीन होगा। जो लोग अनायास तरीके से पैसा कमाते हैं, यानी लॉटरी से पैसा कमाते हैं, लिकर बिजनेस से पैसा कमाते हैं, सट्टा से पैसा कमाते हैं, जुआ से पैसा कमाते हैं, शेयर मार्केट के क्षेत्र से पैसा कमाते हैं, सो ये समय निश्चित रूप से आपके लिए बहुत बेहतरीन टाइम रहने वाला है। इस टाइम पर आपको बहुत अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे शेयर मार्केट इत्यादि के क्षेत्र से। उसके बाद जो राहु हैं वो आपके कुंभ राशि में आ जाएंगे, यानी आपके 10th हाउस में आ जाएंगे। शनि 11th हाउस में रहेंगे। प्रोफेशनल लाइफ में रिजल्ट अच्छे आएंगे, इसमें ध्यान रखिएगा। अच्छा, ये टाइम किसके लिए बहुत ग्रोइंग टाइम होगा, ये भी ध्यान रखना है कि ये जो समय हमारे दिख रहे हैं, ये ग्रोइंग टाइम किसके लिए होगा। 18 महीने राहु 10th हाउस में रहेंगे, शनि आपके 11th हाउस में रहेंगे। सो ये जो ग्रोइंग पीरियड होगा वो होगा उन लोगों के लिए जिनका कार्य शास्त्र सम्मत ऐसा है जिसको पहले ब्राह्मण इत्यादि लोग अवॉइड किया करते थे, जिन कार्य को बहुत सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जाता था। लाइक जिनका लेदर का बिजनेस है, पेट्रोलियम का जिनका बिजनेस है, और जिनका लिकर का बिजनेस है, या जिनका बिचौलिए का काम है, या शेयर मार्केट, लॉटरी, जुआ, सट्टा इत्यादि का जो काम है, जिनका काम ब्याज पर पैसे इत्यादि देना है, इस प्रकार के जितने भी लोगों के काम है उसमें बड़ी अच्छी सफलता मिलेगी। प्रोफेशनल लाइफ भी इस समय पर अच्छी जाने वाली है। थोड़ा सा प्रोफेशनल लाइफ में जो लोग काम करेंगे, तनाव भी साथ साथ रहेगा, इसको ध्यान रखिएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है कि ये समय विदाउट तनाव हो। तनाव भी इस समय पर निश्चित रहेगा, लेकिन प्रोफेशनल लाइफ में अच्छी सफलता प्राप्त होने वाली है। शनि का जो गोचर रहेगा, अगर देखा जाए शनि के गोचर की अगर हम बात करते हैं, तो शनि का जो गोचर रहने वाला है स्पेशली मीन राशि के अंतर्गत, सो शनि का गोचर रहेगा 2026 में 27 जुलाई को शनि वक्री हो जाएंगे, मकर में आएंगे, यहां भी बेहतर रहेंगे। 10 दिसंबर 2026 को शनि फिर से मार्गी होंगे। 4 जून 2027 तक डेट आप लोग प्लीज नोट कर लीजिएगा, या इस वीडियो को सेव कर लीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक भी आपको जरूर करना है, कमेंट में जय श्री राम प्लीज जरूर लिखिएगा। सो प्रोफेशनल लाइफ के लिए अगर मैं आपकी बात करूंगा तो ये करीब करीब 29 जून 2024 से लेकर के
और 27 जून 2027 के बीच का जो समय होगा, ये प्रोफेशनल दृष्टि से अगर हम बात करते हैं तो निश्चित रूप से बहुत अच्छा जाएगा। प्रोफेशनली अगर हम बात करेंगे तो शनि का जो परिवर्तन 4 जून 2027 तक, जब तक कि शनि मेष राशि में नहीं जाते हैं तब तक का समय आपके लिए बहुत बेहतरीन होगा। लेकिन जैसे ही शनि मेष राशि के अंतर्गत जाएंगे, बहुत ध्यान से इसको नोट कीजिएगा, ये आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 जून 2027 को शनि मेष राशि के अंतर्गत चले जाएंगे। यहां से लक का सपोर्ट बहुत कम मिलेगा और प्रोफेशनल लाइफ के अंतर्गत डिस्टरबेंस निश्चित रूप से होगी। यहां पर बड़ा ध्यान देना होगा। यह होगा 4 जून 2027 को शनि मेष राशि में प्रवेश करेंगे और उसके साथ साथ 9 अगस्त 2027, 4 जून से 9 अगस्त 2027 के बीच में शनि मेष राशि में रहेंगे। प्रोफेशनल लाइफ डिस्टर्ब रहेगी। यहां पर नौकरी जाने से लेकर के व्यापार इत्यादि में घाटे का योग होगा। विदेश में नौकरी के लिए प्रयास करना इस टाइम पर फायदेमंद होगा। फिर 8 अक्टूबर 2027 को 8 अक्टूबर 2027 को शनि वक्री होकर के मीन राशि में आएंगे। फिर परिस्थितियां लेवल पर आ जाएंगी, फिर थोड़ी सी कंडीशन ठीक होगी। लेकिन ये 18 अक्टूबर 2027 से लेकर के 29 दिसंबर 2027 तक ही होगा। छोटा समय होगा, बहुत बड़ा समय नहीं होगा, जिस समय पर थोड़ी थोड़ी फिर से परिस्थिति बैलेंस हो जाएगी, ठीक ठाक हो जाएगी। तो जो पहले कंडीशन खराब हुई है उसको इस टाइम पर बैलेंस करने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका होगा। क्या करना चाहिए उस पर जरूर चर्चा करूंगा। फिर 24 फरवरी 2028 को शनि फिर से मेष राशि के अंतर्गत चले जाएंगे। सो यहां फिर वही आर्थिक नुकसान, दिक्कतें, कोर्ट कचहरी संबंधित मामलों में दिक्कतें, फिर परेशानियां स्टार्ट होंगी। इस टाइम पर शनि इत्यादि की आराधना इंपॉर्टेंट होगी। फिर 22 अगस्त 2028 से लेकर के और 5 जनवरी 2029 के बीच में फिर परिस्थिति ठीक ठाक हो जाएगी। फिर आप अच्छा कमाना शुरू कर देंगे, अच्छा लाभ इत्यादि प्राप्त हो जाएगा, अच्छे रिजल्ट आपको जीवन के अंतर्गत प्राप्त होंगे। लेकिन उसके बाद फिर शनि जैसे ही मार्गी होंगे 9 अगस्त 2029 तक, 5 जनवरी 2029 से 9 अगस्त 2029 तक मार्गी होंगे। फिर नुकसान इत्यादि बहुत ज्यादा रहेगा। इस समय पर कोर्ट कचहरी संबंधित मामले इत्यादि भी आपको बहुत ज्यादा परेशान करें। इस प्रकार का संयोग आपकी राशि के अंतर्गत रहेगा। वृष राशि के लिए बता रहा हूं, बहुत ध्यान से आप लोग सुन लीजिएगा। अब 9 अगस्त 2029 से लेकर के वृष राशि में शनि प्रवेश करेंगे। 5 सितंबर 2029 तक, जब तक ये वृष राशि में रहेंगे, इस समय पर बहुत शानदार आपको रिजल्ट मिलेगा। बिकॉज यहां पर जो शनि है वो आपकी राशि में गोचर करेंगे। 7.5 जरूर चल रही होगी, लेकिन 10th हाउस के स्वामी का और भाग्य के स्वामी का आपकी राशि में गोचर करना, मित्र के राशि में गोचर करना बहुत शानदार रिजल्ट देने वाला होगा। और ये इनका गोचर 4 अक्टूबर 2029 तक रहेगा। 4 अक्टूबर 2029 को मेष राशि में आएंगे। सो एक 2030 की अगर हम बात करते हैं तो इस प्रकार रहने वाला है। जब शनि खराब होंगे, जो समय मैंने आपको खराब बताया है, उस समय पर क्या करना चाहिए? शिव आराधना खूब करना चाहिए। महाकाल का भस्म मस्तक इत्यादि पर श्रद्धा से लगाना चाहिए और भगवान शंकर की जितनी आराधना करेंगे, शनि के नेगेटिव इंपैक्ट से आप बच पाएंगे। विस्तार से खैर अपनी कुंडली दिखा करके चर्चा कर सकते हैं। उसके लिए मैं रात को 9 बजे और दोपहर को 12 बजे लाइव आता हूं। उस टाइम पर आप मेरे साथ लाइव जुड़ सकते हैं। सो ये परिस्थितियां हमारे साथ शनि की कहीं ना कहीं रहने वाली है। इस बीच में राहु का 10th में गोचर करना और 9th में गोचर करना भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा लाइव के अंतर्गत। अब चलते हैं भागेश बृहस्पति पर, क्षमा चाहूंगा लाभेश बृहस्पति पर। लाभेश बृहस्पति जो धन की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर कि धन की कंडीशन क्या रहने वाली है। सो जो बृहस्पति हैं ये हमारे गोचर करेंगे मई 2024 तक मेष राशि में। यहां तक आर्थिक नुकसान है। मई 2024 तक आर्थिक नुकसान बृहस्पति करते रहे, इस प्रकार की परिस्थिति है। लेकिन 1 मई 2024 को वृष में चले जाएंगे, यानी आर्थिक लाभ का जो रास्ता है वो खुल जाएगा। यहां से बहुत धन लाभ प्राप्त होगा। रुके हुए जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो आपकी निश्चित रूप से बेहतर होने वाली है। अच्छे रिजल्ट आपको अपने जीवन में बहुत अच्छी तरीके से प्राप्त होगा। 17 मई 2025 को बृहस्पति चले जाएंगे मिथुन राशि में, आपके 2nd हाउस में। सुनिए, यहां से धन का पिटारा समझ लीजिए आपके लिए खुलने वाला है। बृहस्पति खोलेंगे, घर में मांगलिक कार्य का आयोजन होगा, मन में पूरी तरह से प्रसन्नता रहेगी, आर्थिक लाभ आपको प्राप्त होगा। 18 अक्टूबर 2025 को कर्क राशि में बृहस्पति गोचर करने चले जाएंगे।
आपके थर्ड हाउस में, यानी धन को लेकर के शेयर मार्केट इत्यादि से बहुत अच्छा लाभ होगा। रुके हुए पैसे आएंगे, लक्ष्मी की कृपा पूरी बनी रहेगी, भाई बहनों से संबंध अच्छे कराएंगे, आर्थिक लाभ के लिए बेहतर परिस्थिति लाएंगे। 1 दिसंबर 2025 को वक्री होकर के मिथुन राशि में आ जाएंगे, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर आपको निश्चित रूप से लाभ देंगे। अब बात करते हैं आगे, फिर से मार्गी होंगे 2 जून 2026 को, यहां पर भी बेहतर रहेंगे। 31 अक्टूबर 2026 को सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे, यानी प्रॉपर्टी इत्यादि, अपना घर, अपनी प्रॉपर्टी और कुछ भी अपना जो खरीदना है, अपनी प्रॉपर्टी को लेकर के, वाहन को लेकर के, कोई भी मामला लटका है, अटका है कहीं पर, चाहे वो कोर्ट केस में है, चाहे कोई विवाद है, चाहे किसी प्रकार की दिक्कत चल रही है रिलेटेड टू प्रॉपर्टी, या किसी कंट्री में सिटीजनशिप लेना चाहते हैं, पीआर इत्यादि लेना चाहते हैं, वह आपको नहीं प्राप्त हो रही है, या अपने घर के आसपास अपना ट्रांसफर चाहते हैं, घर के आसपास आना चाहते हैं, वह आपका अगर नहीं हो रहा है, तो 31 अक्टूबर 2026 के बाद ये आपके सारे काम बृहस्पति कराने के लिए आ रहे हैं। अपना पीआर, परमानेंट रेजिडेंसी की बात करते हैं, अपने घर की बात करते हैं, प्रॉपर्टी से रिलेटेड विवाद की बात करते हैं, वाहन इत्यादि खरीदने की बात करते हैं, तो ये सारी परिस्थितियां बृहस्पति आपको देंगे। साथ में कार्य क्षेत्र के अंतर्गत भी अच्छे रिजल्ट आपके लिए देने का प्रयास करेंगे। बृहस्पति ये आपको सब कुछ प्रदान करने के लिए तैयार हैं। साथ में बृहस्पति कन्या राशि में चले जाएंगे, आपके लिए 26 नवंबर 2027 को कन्या राशि में जाएंगे। कन्या में जाएंगे तो आपको संतान इत्यादि से रिलेटेड जो चिंताएं हैं वो 26 नवंबर 2027 से लेकर के और 4 जनवरी 2028 के बीच में संतान से रिलेटेड सभी चिंताओं को आपके दूर करेंगे। कुल मिलाकर के बृहस्पति संतान और प्रॉपर्टी और धन ये अगले 5 से 7 साल में आपको खूब अच्छी तरीके से प्रोवाइड करने वाले हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो और विद्या भी प्रोवाइड करने वाले हैं, तो विद्या के लिए भी बृहस्पति अच्छी रहेंगे वृष राशि के लिए। 27 दिसंबर 2028 को जब तुला राशि में प्रवेश करेंगे, यहां थोड़ा दिक्कत है, यहां पर आर्थिक नुकसान करेंगे, मोटापा बढ़ेगा और शुगर लेवल इत्यादि को बढ़ाने का काम करेंगे। 27 दिसंबर 2028 से लेकर के 13 फरवरी 2029 के बीच में स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा, पैसा इत्यादि कहीं इन्वेस्ट नहीं करना होगा, नुकसान हो सकता है। और उसके साथ साथ आपको अपने शुगर इत्यादि पर कंट्रोल, मोटापे पर कंट्रोल करना होगा। फिर 28 मार्च 2029 को कन्या में फिर से वक्री हो जाएंगे, थोड़ी परिस्थिति अच्छी होगी, लेकिन 4 अगस्त 2029 फिर तुला में जाएंगे तो यहां परिस्थिति खराब होगी। तो बृहस्पति जो है वो 27 दिसंबर 2028 के बाद आपका सपोर्ट थोड़ा कम करेंगे, तो वो समय थोड़ा स्ट्रगलिंग कराएंगे। खैर डिटेल में एक बार बहुत लंबी वीडियो देना मुश्किल है, इसलिए कहूंगा कि रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे लाइव आता हूं। नंबर दिया जा रहा है, कॉल अपॉइंटमेंट लेकर के मेरे साथ डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं। अभी अपनी वाणी को विराम देता हूं। आपका जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।